और इधर लोकसभा में आज से संविधान पर 2 दिन की चर्चा की शुरुआत हुई। सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने किसी पार्टी का नाम लिए बगैर कहा कि हमारा संविधान किसी पार्टी की देन नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान ने प्रजा को नागरिक बनाया है। हमारा संविधान विकास, न्याय और रोड मैप संविधान है और सरकार चुनने का अधिकार इसने दिया है। संविधान स्वाधीनता संग्राम के हवन से निकला अमृत संविधान भारत को आदर्श रोड बनाने का ये रोड मैप है। पिछले कुछ वर्षों में देश में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया है कि संविधान एक पार्टी की विशेष देन है। इन सभी बातों में डेप्थ एंड ब्रेथ मैं मानता हूं कि दोनों की कमी है। अध्यक्ष महोदय, संविधान निर्माण में बहुत से लोगों की भूमिका को जानबूझकर नकार दिया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि हमारा संविधान हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज यानी सभ्यता एवं सांस्कृतिक मूल्यों का एक एक्सप्रेशन है। एक पार्टी विशेष द्वारा संविधान निर्माण के कार्य को हाईजैक और एप्रोप्रिएट करने की कोशिश हमेशा से की गई है। कि हमारा संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं है। भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा भारत के विचारों के साथ भारत के मूल्यों के अनुरूप बनाया गया एक अनपैरेलल्ड ट्रांसफॉर्मेटिव यह डॉक्यूमेंट है। यह एक सीरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स का आउटकम है। स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होगा, इस बात पर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई संस्थाओं और विभूतियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, जिनमें से बहुत से लोग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनके विचारों ने भारत के संविधान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और बहुत बड़ा उनका योगदान है। हमें याद रखना चाहिए कि पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, वीर सावरकर और ऐसे कई महापुरुषों के विचारों ने हमारे संविधान की भावना को मजबूत और समृद्ध किया है। अध्यक्ष महोदय, सबने हमारे देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। और उसी आजादी की लड़ाई से एक आवाज उभरी जो हमारी देश की आवाज थी। वो आवाज ही आज हमारा संविधान है। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर, मौलाना आजाद जी, राजगोपालाचारी जी और जवाहरलाल नेहरू जी और उस समय के तमाम नेता, जैसे आपने कहा, इस संविधान को बनाने की जो कार्य में सालों के लिए जुटे रहे। हमारा संविधान इंसाफ, उम्मीद, अभिव्यक्ति और आकांक्षा की वो ज्योत है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है। हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है। एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है, न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आजादी का कवच है। दुख की बात यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने इन 10 सालों में यह सुरक्षा कवच, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जिन्होंने संविधान को देने का काम किया। हमारा संविधान जो तैयार हुआ है, उनकी प्रबुद्ध दृष्टि का परिणाम है कि हमारे पास न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित एक महान संविधान हमें मिला है। वहीं डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा था, जो हमारे
माननीय मंत्री जी ने भी सत्ता पक्ष से वो बात रखी और कहा था, संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस संविधान पर लगभग 75 वर्ष में के बाद भारत की संसद में फिर चर्चा हो रही है। Secular fabric of the country is at stake. We can see there is a discrimination on the basis of a religion at the behest of the ruling party of the center. The minority people of the country always have a feeling that their security and their religious faith to manage their affairs in matters of religion are in danger because of the highly communal concept or highly aggressive form of Hinduism inspired by the ruling party at the center and their associates. हमारे संविधान के निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया तो उस संविधान में ही संविधान के दो पहलू, एक पहलू तो संविधान का वह है जो इस समाज के सभी वर्गों के लिए सामाजिक और आर्थिक उन्नति का रास्ता प्रशस्त करता है, तो दूसरी तरफ समाज संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वालों के लिए भी उसी में प्रावधान है कि उनको कहां जगह मिलेगी। कई लोगों ने शासन किया इस देश में, बहुत लंबा शासन किया। अब आज बात करते हैं इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जो काम किया है उसकी विस्तार से चर्चा माननीय रक्षा मंत्री जी ने की है। एक एक काम उन्होंने गिनाया, हम उसको दोहरा के उसका समय नहीं लेना चाहते, लेकिन एक मूल मंत्र जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है वो इसी संविधान से निकला है, जिसमें लिखा है, उनका नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यही हमारा संविधान का मूल मंत्र। और अब 5 की बात में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद सुपरस्टार अल्लू अर्जुन हुए गिरफ्तार, इस पर नजर, कहीं मत जाइए। इस बीच पीड़ित रेवती के पति ने अल्लू अर्जुन को बेकसूर बताते हुए मामला वापस लेने की बात कही। నా కొడుకు మూవీ చూస్తా అంటే ఆ రోజు సంధ్యా థియేటర్లో మూవీకి తీసుకెళ్ళాను. మూవీ చూస్తా అంటేనే తీసుకెళ్ళాను. అక్కడ అల్లు అర్జున్ వచ్చినందుకు ఆయన తప్పేం లేదు. మేమేమైనా ఉంటే దానికి కేసు విత్డ్రా చేసుకోనికి రెడీ ఉన్నా. అది న్యూస్ కూడా నాకు పోలీస్ వాళ్ళు ఏమి ఇన్ఫామ్ చేయలేదు అరెస్ట్ చేస్తున్నట్టు. నేను ఇప్పుడు మొబైల్లో చూసిన, హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు మొబైల్ చూసిన ఇట్లా అల్లు అర్జున్ అరెస్ట్ అయ్యాడని. అల్లు అర్జున్కి అయితే ఏం సంబంధం లేదు వచ్చినందుకు. ఏమైనా ఉంటే నేను కేసు విత్డ్రా చేసుకోనికే రెడీ ఉన్నాను. मुंबई के कुर्ला में 7 से 8 लोगों को कुचलने वाली बेस्ट एक समय में जनसेवा के लिए मिसाल के तौर पर पेश की जाती थी। कोविड के दौरान की बात करें तो बेस्ट ने दर्जनों ड्राइवरों की बलि देकर लोगों को बचाया था, दिन रात सेवाएं दी थी। पर अब क्या हुआ कि वही ड्राइवर सड़कों पर लोगों की जान ले रहे हैं। कुर्ला में जो कुछ हुआ उसकी गहन जांच चल रही है कि इसके पीछे की वजह क्या है, लेकिन एक तरह से इस हादसे ने बेस्ट की बदहाली को उजागर किया है। मुंबई की ये तस्वीर बेस्ट के इतिहास का काला धब्बा है। कुर्ला में 7 की मौत के 48 घंटे के भीतर ही सीएसटी में बेस्ट से हुई दुर्घटना में एक और बुजुर्ग की जान चली गई। इसी दिन गोरेगांव में बेस्ट की बस ने एक बाइक को टक्कर मारी। लेकिन सवाल है, बेस्ट की बसें हादसों की वजह क्यों बनने लगी हैं? इसके जवाब के लिए इन आवाज़ों को सुनिए, जिनसे पता चलता है कि बेस्ट बदहाल होती जा रही है। हमारा ड्राइवर कैसा, पहला पैसेंजर का सब देख रेख करने का, बराबर गाड़ी चढ़ने को उतरने को टाइम देने का। ये ड्राइवर का वैसा नहीं, वही परमानेंट है, टेम्परवारी है, वो कैसे भी गाड़ी रुकाते हैं, नहीं तो कैसे भी निकल जाते हैं वो। कितनी ऐसी कंप्लेंट आई है?
कंप्लेंट बहुत आते हैं सर, लेकिन हम लोग उनके डीएम को हम समझाते बोलते हैं ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन दूसरे दिन वापस वही ड्राइवर वही गाड़ी पे रहता है। ऐसा है, अभी गाड़ी लेट भी पैसेंजर खड़े रहेगा, गाड़ी नहीं रहेगा तो भी वो ड्राइवर बोलते हैं हम नहीं जाएंगे, क्या करने का करके लो, ऐसे स्टार्टर लोग को बोलते हैं। अच्छा, और बर्ताव कैसा है आप लोगों के साथ और पैसेंजर्स के साथ? पैसेंजर्स की कितनी शिकायतें आती हैं? पैसेंजर बहुत गाड़ी नहीं खड़ा किया कि हम लोग को इनका कंप्लीट करना है, ऐसे वैसे बोलते पैसेंजर लोग। इधर कंप्लीट करने आते हैं, फिर कंप्लीट करेंगे तो उनको हमारा एक रजिस्टर रहता है, उनमें नोट कर लेता है। और ये कब से ये जो स्थिति है ये ऐसी हुई है, मतलब कौन से साल से? कितने साल? 3 बजे लॉकडाउन से। लॉकडाउन के बाद। मुझे ये भी जानकारी मिल रही है कि इस तरह की जो रैश ड्राइविंग है, एक्सीडेंट्स है, ऐसे इंसिडेंट्स बहुत हुए हैं। चूँकि कुर्ला वाली चीज़ें वीडियो पे दिख गया इसलिए बड़ा हो गया मामला, लेकिन आप लोग कितने सालों से ऐसे एक्सीडेंट वाले मामले देख रहे हैं? ऐसा इतना बड़ा एक्सीडेंट कभी देखा नहीं हम लोग। उस ड्राइवर की ट्रेनिंग ही हुई नहीं है। 3 दिन के ट्रेनिंग पर कौन कैसे कर सकता है? हमारे यहाँ पर कम से कम 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब 3 दिनों की ट्रेनिंग पर इतनी बड़ी बस जो 12-13 मीटर की बस है वो उसके हाथ में थमा देते हो, और फिर वो क्या करेगा? अगर कुछ गलती, मैं ये मानता हूँ कि उसको उसकी नौकरी चाहिए थी, उसने गलती की, उसने ले लिया, लेकिन बाकी उसकी ड्राइवर की कोई गलती नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्टर की गलती है, और हमने कहा है कि कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई की जाए। बेस्ट की फिलहाल सबसे बड़ी समस्या दिखती है कॉन्ट्रैक्ट पर ली जाने वाली सेवाएं। 2018 में बेस्ट को घाटे से निकालने के लिए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ डील होनी शुरू हुई। अब आलम यह है कि बेस्ट के कुल 7,212 ड्राइवर्स में से 91% ड्राइवर्स कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, जिन्हें निजी कंपनियों द्वारा रखा जाता है और सिर्फ 3 दिनों की ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं बेस्ट के जो अपने ड्राइवर्स हैं, परमानेंट कर्मचारी हैं, उन्हें 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती थी। कुर्ला वाले हादसे में आरोपी संजय मोरे के बारे में बताया जा रहा है कि उसने इलेक्ट्रिक बस चलाने से पहले सिर्फ 1 दिन में 3 राउंड की ट्रेनिंग ली थी। कईयों को कुचलने के आरोपी संजय मोरे ने पूछताछ में बताया कि वो बस 1 दिन की ट्रेनिंग के बाद इलेक्ट्रिक बस चला रहा था। अभी बेस्ट के बेड़े में करीब 24% इलेक्ट्रिक बसें हैं, जिन्हें प्रदूषण कम करने और यात्रियों के लिए ज्यादा आरामदायक यात्रा प्रदान करने के लिए लाया गया। हालांकि हाल के दिनों में कई दुर्घटनाओं ने बेस्ट की छवि बहुत खराब की है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि उनको सिक्योरिटी नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट के जॉब्स है तो इनको सिक्योरिटी नहीं है, तो उतना रिस्पॉन्सिबली नहीं चलाते। जब बीएसटी के जो ड्राइवर्स 10 साल पहले चलाते थे तभी बहुत कम एक्सीडेंट्स होते थे, बिकॉज दे वर रिस्पॉन्सिबल, उनका जॉब था परमानेंट। ये एक्सीडेंट जो कुर्ला में हुआ है वो सबसे बड़ा एक्सीडेंट्स है, मगर इसके पहले भी पिछले 5 साल में काफ़ी एक्सीडेंट्स हुए। काफ़ी सीनियर सिटीजन ज़्यादा उसमें मर चुके हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स क्रॉस करते वक्त ज़रा धीरे चलते हैं, बस के नीचे आ जाते हैं, तो उसकी वजह से ऐसे कई एक्सीडेंट्स हुए जहाँ पर लोग मर चुके हैं। 10 साल पहले ऐसी बात नहीं थी, बीएसटी में बहुत कम एक्सीडेंट्स होते थे और बहुत अच्छी सर्विस थी। अभी सर्विस के बारे में बोलेंगे तो अभी जो सर्विस है वो बहुत ही घटिया है, पूरी ऑलमोस्ट बीएसटी कोलैप्स हो चुकी है। फ़ायदे के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स देने हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स को खुद का फ़ायदा दिख रहा है, और इसमें अगर किसी का नुकसान, आज आप इवन उनके पास जब ड्राइवर कम होते हैं तो परमानेंट एम्प्लॉयज़ को ज़बरदस्ती से उनकी गाड़ियों पर, कॉन्ट्रैक्टर्स के गाड़ियों पर भेजा जाता है। आज ही हमने जीएम, इससे पहले भी बोला था, आज फिर हम मिले हैं और कहा है कि परमानेंट ड्राइवर्स को कॉन्ट्रैक्ट के गाड़ियों पर भेजा नहीं जाए, क्योंकि अलग अलग किस्म की गाड़ियां हैं। फिर से हमारे ड्राइवर्स यूज्ड टू नहीं है उन गाड़ियों को, और गाड़ियों को मेंटेनेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आज ही लगभग 2 ड्राइवर्स का फ़ोन आया है हमारे ऑफिस में कि उन्होंने दिखाया, क्योंकि हमारे में पहले ड्राइवर टेस्ट करता है गाड़ी और फिर बाहर निकलता है, तो उन्होंने उनके अधिकारी को कहा कि ये गाड़ियाँ फिट नहीं है ले जाने के लिए, कि एक गाड़ी में शायद कुछ प्रेशर पंप का प्रॉब्लम था, कुछ और प्रॉब्लम था, तो उनको ज़बरदस्ती की गई कि नहीं, आपको गाड़ी बाहर निकालनी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स की गाड़ी अगर बाहर नहीं निकलेगी तो उनको नुकसान होगा पैसे का। सिर्फ पैसे कमाने के इसमें वो सबकी जान जोखिम में डालते हैं। संतोष जिंजोडी 12 सालों का ड्राइविंग एक्सपीरियंस रखते हैं। बेस्ट के लिए 4 सालों से काम कर रहे हैं। 2 साल क्लच गियर वाली मैनुअल बस चलाई और बीते 2 साल से इलेक्ट्रिक बस संभाल रहे हैं। कहते हैं कि ये बेहद आसान तो है, पर तकनीक को समझने के लिए समय तो लगता है। कुर्ला का आरोपी इन्हें पहली नजर में अनाड़ी ड्राइवर मालूम पड़ता है।
इस पे आपको 26 दिन का पूरा लीगली ट्रेनिंग लेना पड़ता है। जो BST का पुराना जो बसेस है उस पे आपको 26 दिन का पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है। मतलब आपको गाड़ी का पूरा नॉलेज दिया जाता है, गाड़ी कैसा ऑपरेट होता है, गाड़ी कैसा चलाना है, कैसा रोकना है, उसका पूरा नॉलेज आपको दिया जाता है। ठीक है, जब ये मैनुअल बसें आप चला रहे थे उसके लिए आप बता रहे हैं कि 4 हफ्ते की ट्रेनिंग लगभग लगी? मैनुअल, हाँ जी मैनुअल। 4 हफ्ते की ट्रेनिंग लगी? जी जी जी। आप जब मैनुअल से ई बस पे स्विच हुए इसकी ड्राइविंग पे, तो इसकी अलग से आपने ट्रेनिंग ली? जी, अलग से इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। कितने दिनों की ट्रेनिंग थी? इसकी 3 दिन की ट्रेनिंग रहती है। इसकी 3 दिन की? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ट्रेनिंग ले चुके हैं ना, हाँ। इसके लिए हमको ये गाड़ी पे 3 दिन की ट्रेनिंग है। अच्छा, अब आपको स्विच करने में ये बताइए आपको दिक्कत क्या हुई मैनुअल से जब ई बस पे आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ड्राइवर हैं तो हाँ। ड्राइविंग तो हमारा पैशन है, ठीक है। तो ये हिसाब से हमको गाड़ी की जानकारी तो है, हाँ। तो मैनुअल से ऑटोमेटिक पे आने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी देखिए कुर्ला का एक्सीडेंट आपको भी पता है, उन्होंने ब्रेक की जगह दबा दिया, तो क्या लगता है कि इस तरह की भूल हो सकती है? और वो स्पीड जो है वो 60 की स्पीड से बताया जा रहा है कि बस मैडम ये गाड़ी 50-55 पे लॉक है, 55 के ऊपर ये गाड़ी कितना भी आप एक्सीलेटर दबाओ तो नहीं जाएगा। ये गाड़ी कंपनी से लॉक होके आता है। मैडम एक तो गाड़ी का नॉलेज कम होगा, या फिर उन्होंने ये पहली बार इलेक्ट्रिक बस चलाई है इसके लिए उनको दिक्कत आई रहेगी, ये सब कुछ रहेगा। और 2-3 रीज़न रहेंगे, उनको भीड़ भाड़ इलाके में गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस नहीं होगा, और भी कुछ हो सकते हैं। उनको जो मेंटेलिटी थी वो ये गाड़ी की नहीं थी, मैनुअल की थी शायद से, श्योरली नहीं बता सकता, बट इलेक्ट्रिक गाड़ी और नॉर्मल गाड़ी उसमें बहुत फ़र्क है। यहाँ पे ऑटोमेटिक में क्लच होता नहीं है, ब्रेक और एक्सीलेटर ये दो ही आपको पेडल है, पूरा गाड़ी आपका चलता है ब्रेक और एक्सीलेटर पे। कि यहाँ पे सारे व्यू आप देख सकते हैं। अंदर दो कितने कैमराज इंस्टॉल्ड हैं? अंदर 3 कैमरा है, अंदर 2 है और बाहर 1 है। ठीक है, तो आप पूरा व्यू यहाँ पर देख सकते हैं, है ना? अंदर कितने पैसेंजर है और बाहर का अपना पीछे वाला गाड़ी अपने को क्या डिस्टेंस पे रखा है, मतलब वो हमको चिपक नहीं जाए, ये डिस्टेंस पे पिछला वाला चल रहा है, हमको आगे गाड़ी लेना है। ठीक है, पिछला वाला अपने को कोई धक्का नहीं लगा सके, ये हिसाब से अपने को भी थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ाना है। पैसेंजर्स के साथ बुरे बर्ताव के आरोपों से घिरे कुछ कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर्स, लंबी ड्यूटी, कम पगार, बस के भीतर ओवरलोडेड पैसेंजर्स, सड़कों पर बढ़ती भीड़ और हॉकर्स से जाम रास्तों का रोना रोते हैं। दिक्कतें क्या हैं आप लोगों की? एक्चुअली जो शेड्यूल है ना वो उसमें जो 8 आवर्स का बोलते हैं, तो उन्होंने हमें बताया गया है कि आप जब सीटिंग पे रहोगे ना तो वही टाइमिंग काउंट होता है। अच्छा। हाँ, तो समझ लीजिए 3 आवर्स का ये रहेगा। जितनी देर आप सीट पे बैठ के ड्राइव कर रहे हैं वही घंटे काउंट 9 आवर्स का कुछ ये रहता है, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा भी जाता है और थोड़ा कम भी होता है। और जितने कम टाइम वाले जो गाड़ी से व्हीकल्स वो OT के लिए यूज़ होते हैं, और उसके बाद उनको फिर अपनी शिफ्ट करनी होती है। ऐसे डबल शिफ्ट वाले भी एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं आप? एक दिन में 16 घंटे 18 घंटे ऐसा हो जाता है। एक दिन में 18 घंटे काम कर रहे हैं। पेमेंट कितनी है? ड्राइवर की कुछ अभी 23,000 तक जाती है, वो कटबीट के आती है 21,500 तक आते हैं। 21,500। हाँ, अभी आप ही के एक्सपीरियंस जितने जो परमानेंट ड्राइवर हैं बेस्ट के, वो कितना पा रहे हैं? वो तो 60 के ऊपर है, 60,000 के ऊपर। 60,000 के ऊपर है उनका। ये भी हम शिकायतें सुनते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के ड्राइवर्स हैं उनका बर्ताव को लेकर, ये कितना सच है? गवर्नमेंट के भले सेमी गवर्नमेंट है तो हमें नियमों का पालन करना पड़ता है, तो हम उनको वो सर्विस दे नहीं पाते जो उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है पैसेंजरों की। इसकी वजह क्या लगती है आपको जो इस तरह का बर्ताव हो रहा है ड्राइवर्स की तरफ से? चलती गाड़ियों में उन्होंने हाथ दिखाया तो रोकना चाहिए, ये उनकी एक्सपेक्टेशन है। और उसके अलावा कुछ सीनियर सिटीजन्स भी है, हैंडीकैप्स भी है, जो चलती गाड़ियों में चढ़ने की कोशिश करते हैं। ये जो भीड़ लगातार बढ़ रही है, बसों की संख्या कम हो रही है, इससे ड्राइवर्स पे क्या लोड बढ़ रहा है? थोड़ा लोडिंग तो बढ़ता है, लेकिन गाड़ी बढ़ा नहीं चाहिए। और आप कॉन्ट्रैक्ट वाले ड्राइवर हैं या परमानेंट? मैं कॉन्ट्रैक्ट वाला ड्राइवर हूँ। तो मैं ये देखिए सुन रही हूँ कि जो परमानेंट ड्राइवर होते हैं उनका बर्ताव अच्छा है पैसेंजर्स के साथ, उनकी शिकायतें कम है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट वाले ड्राइवर्स उनकी शिकायतें बहुत बढ़ रही हैं। अभी जो ड्राइवर का स्वभाव बाकी अच्छी तरह से पैसेंजर के साथ अच्छी तरह से बात करना चाहिए ना, प्यार से।
कोई भी पैसेंजर वो अच्छा बोलना चाहिए, प्यार से बिठाना चाहिए, स्टॉप पे छोड़ना चाहिए अच्छे तरह से। आपको भी लगता है जो कॉन्ट्रैक्ट वाले ड्राइवर्स उनका बर्ताव खराब रह रहा है पैसेंजर्स की तरफ? ऐसा नहीं है मैडम, तो अमुक पैसेंजर भी ऐसा रहता है, अमुक सबके गलती रहती है उसमें। बेस्ट की बदहाली को समझने के लिए अगर आप गहराई तक जाएंगे तो पाएंगे कि बसों की संख्या काफी घटी है और यात्रियों की बम्पर बढ़त से बस सेवा और कर्मचारियों पर लोड काफी बढ़ा है। रोजाना बेस्ट की बसों से 32 लाख यात्री सफर करते हैं और बेस्ट को राहत राशि के ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है ताकि यात्रियों के इस भार को संभालने के लिए बसों की संख्या जल्द बढ़ाई जाए। हर दिन की ये जद्दोजहद है, ऐसी भीड़ भाड़ वाली बसों में घुसना, वो किस तरह से इसका सामना कर रहे हैं। चलिए इनके साथ अब हम भी बेस्ट की सफर पे निकलते हैं। समय के साथ यात्री बढ़ रहे हैं लेकिन बेस्ट बसों की संख्या कहीं ना कहीं कम हो रही है और कई शिकायतें भी हैं। क्या है आपकी शिकायत? मैडम जो फ्रीक्वेंसी है बसेस की वो बढ़ानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भीड़ बढ़ते जा रही है बट बसेस कम है, टाइम ज़्यादा आती है तो लाइनें बड़ी हो जाती है। इतनी लंबी कतार पीक आवर्स में होती है तो मुंबई में एक भागता दौड़ता शहर है ये, लोगों को दफ्तर पहुंचने के लिए यहाँ पर 2 घंटे 2.5 घंटे ट्रैवल करना पड़ता है। एक आम मुंबईकर कितने घंटे ट्रैवल कर रहा है सर? एवरेज 4 to 5 आवर्स करते हैं ट्रैवल के। हाँ, मिनिमम 2 आवर्स मॉर्निंग, 2 आवर इवनिंग। सीट तो मिलती ही नहीं है यहाँ तो। स्टैंडिंग वाले तो पहले ही धक्का मुक्की करके चढ़ते हैं और सिटिंग वालों को तो बस धकेल के बाहर की तरफ कर दिया जाता है। मैडम मुंबई का जोश नहीं है, मजबूरी है। सुबह से जो उठते ना वो गधे जैसा काम करना चालू हो। जैसे मुंबई से उठे उधर से बस पकड़ो तो फिर वापस विरार से ट्रेन पकड़ो, ट्रेन से पकड़ो इधर से आते वक्त भी लटकना, बस में भी लटकना, जाते वापस सुबह जाते भी लटको, आते वक्त भी लटको। सही बात है, भेड़ बकरी से कम नहीं हम लोग। भेड़ बकरी भी हमसे अच्छे एक बार देखा जाए तो वो भी उनको भी जगह मिल जाती है, हमको तो भी नहीं मिलती है। देखो कैसे कैसे जा रहे हैं, उससे भी बदतर। I'm standing from 9 o'clock in the line and the bus comes at 9:30. So after leaving 3 buses standing in the line, I got this bus. So this is our everyday problem, and for ladies especially, they have to stand like this in between the ऐसे वड़ा पाव जैसे हो जाता है, especially the women who are standing behind. And thank you to NDTV for taking an initiative to know the problems of our daily traveling. Thank you. यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं और काम करने के लिए जो जरिया है ट्रेन और बस, लोग उसी को चुनते हैं। मेट्रो पर काम जरूर हो रहा है, बन रहा है, अभी पूरी लाइनें बनी नहीं है। जब तक वो पूरी कंप्लीट नहीं होंगी, उसकी सेवा जो है रियल वे में मुंबईकरों को समझ नहीं आएगी, उसका फ़ायदा अभी उस तरह से पहुंचना शुरू नहीं हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मुंबई बहुत पीछे है। तो फाइनेंशियल कैपिटल है, आर्थिक राजधानी है, लेकिन फिर भी वाकई कोर्ट ने भी कहा था भेड़ बकरियों की तरह मुंबई का ट्रैवल करते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो कुर्ला के इंसिडेंट के बाद खासतौर से हम ड्राइवर्स की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। बसों की भीड़ को भी समझिए, एक ड्राइवर के फ्रस्ट्रेशन को भी समझिए कि अगर वो एक दिन में 18 घंटे का काम कर रहा है, इस लोडेड बस को लेकर आगे जा रहा है, तो उस पर भी कितनी जिम्मेदारियां हैं। और आज हम सड़क पर निकले हैं उसी को समझने के लिए। बेस्ट के महाप्रबंधकों द्वारा किए गए वादों के अनुसार मार्च 2024 तक बेस्ट के बेड़े में करीब 5000 बसें होनी थीं। इसके विपरीत बसों की संख्या कम होते होते 3000 से भी नीचे आ चुकी है। वर्तमान में बेस्ट के बेड़े में कुल 2903 वाहन हैं, जिनमें से 1900 निजी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट पर लिए गए हैं। इनमें 711 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं, यानी कुल बसों में 24% इलेक्ट्रिक बसेस हैं। बेस्ट की अपनी स्वामित्व वाली 1003 बसें बची हैं, जिनमें से 753 बसें अगले साल के नवंबर महीने तक कबाड़ बन जाएंगी, तो बेस्ट की अपनी बसें सिर्फ 250 ही बचेंगी। मौजूदा समय में जरूरत कम से कम 8000 बसों की है, क्योंकि रोजाना मुंबई में करीब 32 लाख यात्री बेस्ट की बसों से यात्रा करते हैं। बेस्ट की इस बदहाली पर सीधी बात करने हम बेस्ट के दफ्तर पहुंचे। जो मैनुअल से ई बस पे स्विच होते हैं, वो ड्राइवर्स खुद मान रहे हैं कि मिनिमम 3 हफ्ते की तो ट्रेनिंग चाहिए होती है, और शायद नियमानुसार ये है भी, लेकिन ये हो नहीं रहा है। जो आपके कंपनीज़ हैं जहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट पे बसें ली जा रही हैं, उनकी तरफ से वो ट्रेनिंग पूरी हो नहीं रही है। बेस्ट की तरफ से भी वो जो ट्रेनिंग है उसका सुपरविजन नहीं हो रहा है। तो कहाँ पे बात फंस कहाँ रही है ट्रेनिंग को लेकर, जो खास तौर से, क्योंकि ड्राइवर खुद शायद पूछताछ में उसने कबूला है कि उसको ये चलानी आती नहीं है, अनुभव ही नहीं है उसे। एक्चुअली जो नए जो इलेक्ट्रिक बसेस है ये ड्राइवर फ्रेंडली है, काफ़ी इजी है, और अभी तक मुंबई में या कहीं पे भी हमारे नज़र में नहीं आया कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक
व्हीकल का ट्रेनिंग दिया जाता है फॉर द ड्राइवर्स। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी कौन सा इंस्टीट्यूट नहीं दिखाई दे रहा है, या हमारा जो इंटरनल जो ट्रेनिंग सिस्टम है वहाँ पे भी हम लोगों ने स्पेशली इलेक्ट्रिक के लिए ऐसा प्रोविज़न अभी तक नहीं किया है। लेकिन हमारे जो नॉर्मल बस ड्राइवर्स होते हैं जो मैनुअल गाड़ियाँ चलाते, उनके लिए हमारा स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर है। हालांकि जो नॉर्मल ड्राइवर है, इन जनरल जो नॉर्मल ड्राइवर है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत आसानी से चलाने का अभी तक का एक्सपीरियंस था। लेकिन अभी का जो कल का जो हादसा हुआ उसमें ये बात उभर के आ रही है, क्योंकि सुना कि वो ड्राइवर ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है कि इलेक्ट्रिक बस का प्रॉपर उसको ट्रेनिंग नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी हम वो जो ड्राइवर है हमारा, उसको 4 दिन का हम इलेक्ट्रिक बस चलाने का ट्रेनिंग डेपो में दिया गया है। इसके ऊपर तहकीकात करने के लिए हम लोगों ने अभी एक कमेटी भी बिठाई है कि एक कमेटी पूरी तहकीकात करेगी कि सचमुच ट्रेनिंग की कितनी आवश्यकता है, क्योंकि साइंटिफिकली इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए कितने दिन का ट्रेनिंग होना चाहिए, इसके बारे में अभी तक कौन से भी नॉर्म्स नहीं हुए हैं। बेस्ट की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं। बताया जाता है कि इस पर अभी करीब 6,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। बेस्ट बस सेवा नगर निगम के अधीन एक स्वायत्त निकाय यानी कि ऑटोनोमस बॉडी के रूप में कार्य करता है। बीएमसी ने बेस्ट की सहायता के लिए पिछले 5 सालों में 2,360 करोड़ की एफडी मैच्योर होने से पहले ही तोड़ दी। अब बेस्ट ने बसों की सेवा बढ़ाने के लिए बीएमसी के सामने 2,132 करोड़ की सहायता राशि की मांग रखी है। 2,100 करोड़ का अगर बीएमसी की तरफ से हमें मिल जाता है तो फिर ये हम लोग जो प्रोक्योर करने जा रहे हैं 1200 हम लोग डबल डेकर बस भी परचेस करने जा रहे हैं। उसके अलावा 2100 सिंगल डेकर बसेस भी हम लोग परचेस करने जा रहे हैं। ये सब 25-26 का हमारा प्लान है। मुंबई शहर के जिन रास्तों में लोकल ट्रेनें नहीं पहुंच सकती, उन रास्तों में और गलियों में बेस्ट की ये बसें पहुंचती हैं। सामान्य किराया 5 रुपए है, एसी की बसों का किराया 6 रुपए है। 5 सालों से ये बदला नहीं है। इसीलिए धक्के मुक्के खाकर ही सही, भेड़ बकरियों की तरह ही सही, मुंबईकर के लिए बेस्ट की बसें ही बेस्ट ऑप्शन है। बहुत कम है। यस, बस के लिए मिनिमम 5 to 6 रुपीज़ फेयर है। सो मोस्टली प्रीफर करते BST एज़ कम्पेयर टू अपना मेट्रो। देखा जाए मेट्रो का किराया ज़्यादा होता है, इस वजह से भीड़ भी बढ़ती है बसेस में। तो एक टाइम पे ये ज़रूरी है कि बसेस को बढ़ाना ज़रूरी है टाइम टू टाइम के हिसाब से। आर्थिक बदहाली से निकालने के लिए मांग उठती रही कि टिकट की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी हो। ये मांग फिर उठी है और इसके खिलाफ आवाज़ें भी। हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ये करीबन आधे घंटे की फ्रीक्वेंसी है। ऐसे समय में अगर हम उसमें जो टैरिफ है वो अगर बढ़ाएंगे तो थोड़ा अनरेस्ट होने के चांसेस है। अगर हम बसेस की फ्रीक्वेंसी अगर कम होती है, अगर मैं 10 मिनट में अगर बस छोड़ रहा हूँ और फिर मैं मेरा टिकट का रेट अगर बढ़ा रहा हूँ तो जो पैसेंजर है वो नाराज़ नहीं होंगे। टिकट की कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जो आप लोकल की टिकट देखेंगे तो वही रेंज पे है। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करना चाहिए सरकार ने, ताकि कार्स या बाइक्स लोग कम से कम चलाए। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हर एक कंट्री में सब्सिडाइज होती है, तो इधर क्या प्रॉब्लम है? इधर सब्सिडाइज, और इतनी बड़ी सब्सिडी नहीं जाएगी, इतना बड़ा लॉस नहीं होने वाला। अगर बीएमसी के पास हज़ारों करोड़ रुपया है, अगर 13,000 करोड़ वो कोस्टल रोड में एक्सपेंस करती है, तो कुछ 1000 करोड़ में ये बसेस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बेस्ट बसों की बदहाली को जाहिर करते हुए आरटीआई के आंकड़े भी सामने आए हैं। आरटीआई से मिले ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि बीते 5 सालों में बेस्ट ने 2,160 बसों को बंद कर दिया, जबकि केवल 37 नई बसें खरीदी हैं। बीएमसी आप प्रीमियम में इतना रियल एस्टेट से कमा रही है हज़ारों करोड़ रुपया, तो कुछ करोड़ अगर बीएसटी बसेस के लिए देंगे तो कोई बहुत बड़ा ये नहीं होने वाला है। तो मुझे लगता है सिर्फ बीएमसी नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार भी इसको बीएसटी को सपोर्ट करना चाहिए। जो ड्राइवर्स हैं उनको परमानेंट जॉब देने चाहिए, क्योंकि वो प्रेशर में काम ना करे। 2018 में पहली बार कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लाया गया। टेंडर्स 12 फरवरी 2018 को शिवसेना की बीएसटी कमेटी ने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स देना शुरू कर दिया और हम उसके खिलाफ, क्योंकि हम रिप्रेजेंटेटिव यूनियन थे उस समय पे, हमने लड़ना शुरू किया। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट देते गए। नवंबर के महीने में, नवंबर 25 तक
हमारे पास सिर्फ 251 बसें बचेंगी, 750 स्क्रैप हो जाएंगी, सारी स्क्रैप हो जाएंगी। और कॉन्ट्रैक्ट की जो बसेस है वो आज 2200 के करीब हैं। तो जो एमओयू किया गया था उसका पालन कहीं नहीं हुआ है। हम कोर्ट में हैं, कोर्ट में लड़ रहे हैं, लेकिन कोर्ट में अपना समय लगता है। हम सरकार को बार बार कहते रहे, तब एमवीए की सरकार थी, सुना नहीं, और फिर एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है। मुंबई महानगर पालिका में एक प्रेसिडेंट सेट हो गया कि नहीं, अभी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की गाड़ियां लेनी है। बेस्ट की ये बसें मुंबई के लिए दूसरी लाइफलाइन कहलाई जाती हैं, लेकिन बसों की कम होती संख्या और यात्रियों का बढ़ता इंतजार कहीं ना कहीं उनके धैर्य के साथ खिलवाड़ सा लगता है। जो मुंबईकर सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं वो ट्रेनों और बसों में भेड़ बकरियों की तरह ठूस दिए जाते हैं और स्पिरिट ऑफ मुंबई का मेडल उन्हें थमा दिया जाता है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।